आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली वालों ने जमकर की आतिशबाजी, देर रात तक खूब चले बम पटाखे। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर मालगाड़ी के टैंकर पटरी से उतरे, कई ट्रेनों के बदले गए मार्ग। योगी आदित्यनाथ के बयान पर उदित राज का पलटवार, कहा योगी जी अपना डीएनए चेक कराएं। धमकी पर धमकी, इजरायल पर हमले से पहले कैसे माहौल बना रहा ईरान। इजरायल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, हाइफा और मेटुआ में दागे रॉकेट। उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती कर रहा रूस, आग बबूला, जेलेंस्की बोले चीन की चुप्पी चौंकाने वाली। बारिश और विनाशकारी तूफान में अब तक 150 से अधिक की मौत, वेलेंसिया में 28 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिवाली पर झटका, आज से 62 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। सऊदी अरब में बैन होने के बाद सिंघम अगेन को एक और झटका, सिंगापुर में फिल्म की रिलीज स्थगित। और बांग्लादेश को मिली 22 साल में सबसे बड़ी टेस्ट हार, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से जीती सीरीज। दिल्ली वालों ने कल देर रात तक तमाम प्रतिबंधों को धुएं में उड़ाते हुए बेखौफ होकर जमकर आतिशबाजी की। शाम से शुरू हुआ बम पटाखे फोड़ने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। नतीजा, आसमान में जहरीले धुएं के बादल छा गए। आतिशबाजी के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। रात 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज किया गया। हवा में जहर घुलने से स्वास्थ्य और खास तौर से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आनंद विहार सहित प्रमुख क्षेत्रों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शहर के आबो हवा में PM 2.5 की सांद्रता पर बढ़ गई है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक परिस्थिति में पैदा हो गई है। पिछले वर्ष दीपावली पर आसमान साफ था और अनुकूल मौसमी संबंधी परिस्थितियों के कारण AQI 218 दर्ज किया गया था, मगर इस साल दिवाली पर शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है और आतिशबाजी ने हवा में जहर घोलने का काम किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर नारायणपुर अनंत स्टेशन पर गुरुवार को एक मालगाड़ी के 4 टैंकर पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि यह घटना शंटिंग के दौरान हुई। टैंकर खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद अब लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को मुजफ्फरपुर समस्तीपुर स्टेशनों पर कुछ देर के लिए रोक दिया गया। ये घटना नारायणपुर अनंत स्टेशन यार्ड में 1.5 महीने के अंदर दूसरी बार हुई है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के सोनपुर रेल मंडल के प्रबंधक विवेक भूषण सूद अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मरम्मत कार्य की निगरानी की। रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक मनोज कुमार यादव ने बताया कि मरम्मत का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम किया जा रहा है। घटना के कारण अप लाइन पर कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रूप से सुचारू है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने बड़ा हमला किया है। उदित राज ने एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ में रावण और दुर्योधन का डीएनए है और उन्हें एक बार अपना डीएनए चेक करना चाहिए। गुरुवार 31 अक्टूबर को दोपहर में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि देश में कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है। बांटने वाले इन तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया, वही काम बांटने वाले कर रहे हैं। अब इसके जवाब में कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ के ही डीएनए चेक करने की बात कह दी है। मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए राज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने डीएनए के बारे में ही बात कर रहे होंगे, इसलिए एक बार उनको चेक करा ले। रावण और दुर्योधन का डीएनए योगी जी में ही मिलेगा। अगर ऐसा ना होता है तो अखिलेश यादव ने जब घर छोड़ा था तो उन्हें गंगा जल ना छिड़कवाते। ईरान और इजरायल दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में जवाबी कार्रवाई को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां इजरायल ने लंबी प्लानिंग करने के बाद ईरान पर हमला किया और हमले से पहले ही व्हाइट को जानकारी देकर कहा कि जब हम हमला करेंगे तो दुनिया उनकी तैयारी समझ जाएगी। अब ईरान इजरायल को धमकी दे रहा है।
रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर चीफ होसेन सलामी ने इजरायली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तुमने एक और गलती की तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर चीफ अली फादवी ने इजराइल के हमले पर जवाब को लेकर और कड़े लहजे में कहा है कि हम एक ऑपरेशन में इजरायलियों की हर चीज को टारगेट कर सकते हैं। ईरान के दो सबसे बड़े IRGC कमांडरों ने ऐसे समय पर यह चेतावनी दी है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के जरिए ईरान समर्थित लेबनानी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीज़फायर एग्रीमेंट के लिए बातचीत में कुछ तेजी आई है। इजराइल के मेटुला और हाइफा के पास हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। इजरायली अफसरों ने बताया है कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बगीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया समय का सबसे बड़ा हमला है जिसमें 7 नागरिकों की जान चली गई। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने हिजबुल्ला के हमले में मारे गए सभी लोग कृषि मजदूर थे जो अटैक के समय बगीचे में काम कर रहे थे। मरने वालों में एक इजरायली और बाकी विदेशी नागरिक है। इजराइल के रक्षा बलों ने अपने बयान में मेटुला क्षेत्र में लेबनान से रॉकेट दागे जाने और मौतों की पुष्टि की है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से अधिक के समय से जारी है। इसके थमने के नाम का फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं देता है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जंग में उत्तर कोरिया के शामिल होने के बारे में चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने अभी तक युद्ध में भाग नहीं लिया है, मगर ये महीनों नहीं बल्कि कुछ दिनों की बात है इससे पहले कि वे युद्ध में उतरे। इसके अलावा राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर चीन की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देने वाले रूप में चीन की चुप्पी चौंकाने वाली है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, मैंने दक्षिण कोरिया के एक इंटरव्यू चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इस युद्ध में उत्तर कोरिया की आधिकारिक भूमिका का जोर दिया गया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, मैंने दक्षिण कोरिया के एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इस युद्ध में उत्तर कोरिया की आधिकारिक भूमिका पर जोर दिया गया। ये फिल्म हथियारों या रूसी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की बात नहीं है, बल्कि उत्तर कोरियाई सैनिक हमारे कब्जे वाले क्षेत्र कुर्स्क में यूक्रेन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक के खिलाफ 2 देशों का युद्ध है। स्पेन में इन दिनों बारिश और तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है जिसके कारण कई लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। CNN की रिपोर्ट की माने तो कई लोग बेसमेंट और निचली मंजिलों में फंस गए हैं। इस तूफान और तेज बारिश से स्पेन का वालेंसिया शहर ज्यादा प्रभावित होता दिख रहा है। बता दें कि देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अक्सर शरद ऋतु की बारिश होती है, लेकिन इस साल की बारिश ने तहलका मचा दिया है, जो कि वालेंसिया में 28 वर्षों में होने वाली सबसे भारी बारिश है। स्पेन में बदहाल स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वादा किया है कि उनकी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि DANA जारी है, कृपया आपातकालीन सेवाओं की सिफारिशों पर ध्यान दें। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सभी के जीवन की सुरक्षा करना है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया है। आज से 62 रुपए LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है। कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि रसोई गैस वाले सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज 1 नवंबर 2024 से नए रेट्स लागू किए गए हैं। हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती है। ऑयल कंपनियां अपने खर्च और महंगाई के हिसाब से LPG गैस के दाम में इजाफा करती है। इस बार 19 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया है। दिल्ली में सिलेंडर का दाम 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए हो गया है। कोलकाता में सिलेंडर के दाम 1850.50 रुपए से 911.50 रुपए हो चुका है। वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर 1692.50 रुपए की जगह 1754 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में ये सिलेंडर 1903 रुपए से बढ़कर 1964 रुपए हो चुका है।
अजय देवगन और करीना कपूर खान की मुख्य भूमिकाओं वाली ये बहुप्रतीक्षित फिल्म हिंदू महाकाव्य रामायण से प्रेरित है। सऊदी अरब में सिंघम अगेन पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबर के बाद एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड से परेशानी का सामना करने के बाद अजय देवगन स्टार सिंघम अगेन को सिंगापुर में स्थगित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिंघम अगेन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और अब इसके साथ नवंबर 2024 को रिलीज होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने के कारण अजय और करीना की फिल्म रिलीज डेट में देरी हुई है। बताया गया है कि सिंगापुर सेंसर बोर्ड फिल्म रिलीज को लेकर काफी सख्त है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर सेंसर बोर्ड बहुत सख्त और खास है और इस तरह से व्यवहार करने के लिए जाना जाता है। अतीत में भी कई फिल्मों को इसी तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को पारी और 273 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीती। यह बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी हार है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेस्ट हार 2002 में हुई थी, जब वेस्टइंडीज ने उन्हें पारी में 310 रनों से हराया था। साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश को करारी शिकस्त देने में 3 दिन से भी कम समय लगा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। मेहमान टीम ने 6 विकेट पर 575 रन का स्कोर बनाने के बाद दोनों पारियों में बांग्लादेश की बल्लेबाजी ध्वस्त हो गई। मेजबान टीम ने तीसरे दिन 16 विकेट खो दिए। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश ने कितनी खराब बल्लेबाजी की। पहली पारी में बांग्लादेश की पारी 159 रन में सिमट गई। 416 रन की बढ़त हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन खेलने को कहा। साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने 5 विकेट चटकाए और गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। डेन पैटरसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट चटकाए।